10 paper 6-1 Sanket plays a game using a biased die. Biased का मतलब क्या हुआ? Not equally, which is twice as likely to land on an even number as on an odd number. मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर पे लैंड करेगा ये 2 टाइम्स है उसके कि ये ऑड नंबर पे लैंड करेगा. तो ये आपके पास पहली स्टेटमेंट दे दी है. The possibility for the 3 even numbers are all equal and the possibilities for the all odd numbers are equal. Find the possibility of throwing an odd number with this die. Alright. अब यूँ समझें कि मैं कहूँ आपसे कि यार मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मेरे पास है, लेट्स सपोज ए है. तो अगर ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी मेरे पास ए होगी तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल्स टू 2a, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है उसका. डाइस के आउटकम लिखे हम तो डाइस के आउटकम कितने होंगे हमारे पास? सिंपल 1 2 3 4 5 6. भाई इसमें 3 हमारे पास इवन है और 3 ऑड है. तो अगर मैं बात करूं ऑड की तो ऑड मेरे पास 3 है, तो ऑड की पॉसिबिलिटी मेरे पास ए है. तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इसमें जो ऑड नंबर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 3 है. ठीक है. अगर ऑड की पॉसिबिलिटी 3a हो जाएगी तो इवन की कितनी हो जाएगी? हमने ये सीखा है कि इवन का जो भी होगा वो ऑड का 2 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर ऑड मेरे पास 3a है तो इवन मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स लीड्स टू 6a. तो इवन आ जाएगा मेरे पास 6a. और टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी है होती है? इट इज इक्वल्स टू 1. तो यू विल गेट 9a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 1/9. तो आपके पास क्योंकि उसने कहा कि सबकी पॉसिबिलिटी जो है आपके पास तमाम ऑड नंबर्स की पॉसिबिलिटी मेरे पास इक्वल है. सकता हूँ उसको दैट 1/9 एक नंबर की है, मेरे पास 3 ऑड नंबर होंगे. तीनों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास? इट विल बी इक्वल्स टू 3/9 which is equals to 1/3. तो एक इवन नंबर की ऑड नंबर की एक ऑड नंबर की जो आपकी पॉसिबिलिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू 1/3. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर. आफ्टर दैट Sanket throws the dice once and calculate his score by the following method. If the number thrown is 3 or less, multiplies the number thrown by 3 and adds 1. अच्छा, अगर नंबर 3 है या उससे कम है तो वो मल्टीप्लाई करेगा नंबर को thrown by 3 and adds 1. ठीक है. If the number thrown is more than 3, अगर 3 से ज्यादा होगा, he multiplies the number thrown by 2 and subtracts 4. The random variable x is Sanket's score. Show that probability of x is equals to 8 is 2/9. मतलब समझते हैं कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है. मान लीजिए कि उसने अपना डाइस फेंका और आंसर आ गया 2. ठीक है ना, आंसर आया 2. तो अब ये वाला केस एक्टिव होगा. इफ द नंबर थ्रोन इज 3 और लेस, ये 3 से कम आ गया. ही मल्टीप्लाइज द नंबर थ्रोन, जो नंबर उसका आया उसने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से और उसमें कर दिया ऐड 1. ये कहानी चल रही है. ठीक है, मल्टीप्लाई किया उसने 3 से और उसने कर दिया ऐड 1. कब? अगर उसका नंबर 3 से लेसर था. लेकिन अगर उसका नंबर 3 से ज्यादा आता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं उसका नंबर 4 आ गया, अब क्या हो रहा है? मोर देन 3 ही मल्टीप्लाइज द नंबर थ्रोन बाय 2. तो अब उसने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से और जो आंसर आया उसने उसमें से माइनस कर दिया 4 को. ये काम कर रहा है संकेत. अब आपको ये बताना है कि यार इसमें 8 के आने के चांसेस क्या. देखें 8 कब कब आएगा, हम ये देखते हैं. अब मान लीजिए कि संकेत ने थ्रो किया 1. ठीक है, जो नंबर 3 से छोटा आएगा 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसमें ऐड किया जाएगा 1. तो 3 + 1 4. हमें तो 8 नहीं मिला यहाँ पर, 2 पर भी नहीं मिला. 3 2 6 + 1 7. अगर उसने 3 फेंका होता तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड ऐड 1, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा. तो आपको अब यहाँ पर आते हैं जरा इवन नंबर के ऊपर ना, 3 से ज़्यादा नंबर थे. अगर उसने 5 थ्रो किया तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया और 4 को माइनस किया. 6 फेंका, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया और -4 किया. अब 2 6 12, 12 - 4, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8. ये हुआ कि मुझे सिर्फ यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यार प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 को थ्रो करने की. ठीक है ना. अब देखिए हमने एक रिलेशनशिप बना लिया था कि 6 हमारे पास इवन है. इवन क्या होगा? इवन को हमने कहा था इट्स 2 टाइम्स ऑफ ए और ए का आंसर हमारे पास आ चुका था 1/9. तो इवन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/9, जो कि आपको शो करना था अपने सेकंड पार्ट में. ठीक है, ये हो गया. अब आपके पास आ गया टेबल. Given that expected value is 58/9, find variance of x. Part 3. अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है, वेरिएंस निकालना, तो आधा काम तो कर दिया. तो पहला काम हम ये करते हैं इस पे कि हम, अच्छा पहले मैं थोड़ा जूम कर लूँ उसको, 1 मिनट.
कुछ बेटर है, ठीक है। तो अब हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स के साथ। तो 16 इंटू 3/9 इट इज़ 48 डिवाइडेड बाय 9, 36 अपॉन 9 इट्स 4, 47 49 इंटू 2 98 ओवर 9, 64 इंटू 2 अपॉन 9, तो 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 128 अपॉन 9, और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 9। जब सबका डिनोमिनेटर 9 है तो मैं इसको भी इन टर्म्स ऑफ 9 लिखूंगा, दैट लीड्स टू 36 डिवाइडेड बाय 9। और अब हमें निकालना होता है इन तमाम वैल्यूज़ का समीशन। अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो सबको मैं ऐड कर लूँ ज़रा, ऐड करके आपके पास आंसर आया इसका 410 डिवाइडेड बाय 9। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 410 डिवाइडेड बाय 9 ऐड करके। अब आप लगाओगे वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना होता है इस सम में से। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है आपके पास 58/9 और इसका स्क्वायर होता है, ये आपने करना होता है, ठीक है। तो 410 माइनस अपॉन 9, अच्छा इसमें से आपने माइनस किया, नहीं एक मिनट, इसमें से आपने माइनस किया 58/9 और उसका स्क्वायर। तो आपके पास जो वेरिएंस का आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 4.025। ये आपका आंसर है वेरिएंस का। Sanket throw the die twice. Find the possibility that the total score of the scores on the two throws is 16. अच्छा जी, पार्ट 4। अब देखिए 16 कब कब आएगा, या तो आपके पास पहले पर स्कोर आ जाए 6, दूसरे पर आ जाए 10, 16 हो जाएगा, या पहले पर आ जाए 10, दूसरे पर आ जाए 6 तब भी हो जाएगा, या दोनों पर आ जाए आपके पास 8 तब भी आपका 16 हो जाएगा। ये सारी पॉसिबिलिटी हमें इस टेबल से निकालनी है। 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, इट्स 1/9। 10 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/9, प्लस 10 की पॉसिबिलिटी 1/9, 6 की पॉसिबिलिटी 1/9, 8 की पॉसिबिलिटी 2/9, मल्टीप्लाई बाय 2/9। सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय, नहीं 9 क्यों आएगा, नीचे तो 81 आएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 81, 6 डिवाइडेड बाय 81 इट इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6 एंड 3 27 जार 81। ये आपका आंसर है। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पार्ट 5 सेज गिवन दैट, नाउ दैट इज द कीवर्ड कि हमारा क्वेश्चन आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। गिवन दैट द टोटल ऑफ द टोटल ऑफ द स्कोर्स ऑन द टू थ्रोज इज 16। तो आपका जो टोटल है वो उसने कह दिया भाई वो आना चाहिए 16 आना ही चाहिए। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो वाज 6, पहले पे 6 हो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा फार्मूला, 6 हो 16 के साथ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 16। ये जो सैंपल स्पेस है ना, ये तो हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, दैट इज 2/27। ये तो हमारे पास आंसर आ चुका था। अब आते हैं न्यूमरेटर में। पहला नंबर 6 हो और सम 16 बन रहा हो, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है कि पहला सम 6 हो, नंबर 6 हो और सम 16 हो जाए, ठीक है ना, ये नज़र आया। तो इसका आंसर कितना था हमारे पास, इट्स 1/81। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 27 1s are 27 3s are 81, so it is equals to 1 divided by 6। ये आपका आंसर। It's June 2011, paper 6-2. Judy and Steve play a game using 5 cards, number 3, 4, 5, 8 and 9. Judy chooses a card at random, look at the number on it and replace the card. The Steve chooses a card at random, looks at the number on it and replace the card. If their two numbers are equal, the score is 0. Alright, so that is the first condition. अगर दोनों का score हमारे पास same होगा तो score 0 आ जाएगा. Otherwise, the smaller number is subtracted from the larger number. तो इस तरह की keywords को आप highlight कर लिया करें. Show that the probability distribution that the score is 6 is 0.08. अब देखिए पहली बात कि आपके पास 6 कब आएगा। उसने कहा कि अगर दोनों स्कोर आपके सेम होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, वरना स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। अब 6 मेरे पास तब आएगा जब या तो 3 के साथ 9 आए
या फिर 9 के साथ 3 आए। तो इसका मतलब मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं आउट ऑफ 25। अच्छा 25 कैसे होंगे देखें, ये मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर जूडी सेलेक्ट कर रही है और फिर 5 में से स्टीव सेलेक्ट कर रहा है, तो 5/5 का मतलब हो गया 25 नंबर है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0.08। ये पहले का आंसर आ गया। ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द स्कोर। ऑलराइट, अब आपके पास जो स्कोर्स आ रहे हैं वो स्कोर क्या क्या आ सकते हैं, बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पर मैं इसकी एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के समझाऊँ आपको। ऑलराइट, तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी डायग्राम आ गई, ये दोनों के जो चॉइसेस आ सकते हैं और फिर उनका डिफरेंस, ये सबका डिफरेंस आ गया 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2, और इस तरह मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया। पॉसिबिलिटी डायग्राम में जो जो ऑप्शन मेरे पास आ सकता है उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए भाई जीरो कितनी दफ़ा आ रहा है, आप काउंट कर लें। जीरो आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली 5/25। ऐसे ही मैं 1 को काउंट करूंगा कि मेरे पास 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इससे आपको अपना ये टेबल कंप्लीट करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं बाकी वैल्यूज़ भी ऐसे ही प्लेस करूँगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, अपना कंप्लीट टेबल हो गया, ठीक है ना। ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट थ्री में आपको क्या कहा है, कैलकुलेट द मीन स्कोर। मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई एक्स विद पी ऑफ एक्स, राइट। तो पहले का आंसर 0, उसके बाद 6/25, फिर मल्टीप्लाई किया 4/25, 6/25, 16/25, 20/25 एंड 12/25। क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उन सबको ऐड करना होगा। दैट मीन्स 6/25 प्लस 4/25 प्लस 6/25, 16/25, 20/25 एंड 12/25 ऐड करके आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको आप मीन स्कोर कहते हो। आप सबके न्यूमरेटर ऐड कर लो, 6 + 4 10, 16, 32, 52, 52 एंड 64। ऑलराइट, so that will be 64/25। ये आपका आंसर आ गया मीन का। राइट, नेक्स्ट वन, फाइंड if the score is 0 they play again, if the score is 4 or more Judy wins, otherwise Steve wins, they continue playing until one of the player wins। अच्छा, जब तक कोई जीतेगा नहीं वो खेलते रहेंगे। अगर तो जूडी को जीतना है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर 0 आ गया स्कोर, नाउ दैट इज फॉर पार्ट 4। ऑलराइट, अगर तो स्कोर उनका आ गया 0 तो क्या करेंगे भाई वो लोग, वो दोबारा खेलेंगे, प्ले अगेन हो गया, ठीक है। अगर स्कोर आ गया ग्रेटर देन 4 या सही है 4 या उससे ज़्यादा हो, इफ द स्कोर इज 4 और मोर, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, हमारे पास जूडी जो है वो जीत जाएगी और इसके अलावा स्टीव जीत जाएगा, मतलब। ऑलराइट, तो अब इसका केस कैसे बनेगा भाई, पहला उन्होंने सेट किया, ठीक है, और वो ड्रॉ हो गया, क्योंकि सेकंड सेट की बात हो रही है। तो पहला ड्रॉ हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास 5/25, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये सेकंड सेट आपकी कौन जीत रही है, जूडी जीत रही है। मतलब सेकंड में या तो स्कोर 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, तीन ऑप्शन होंगे। 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, 4/25 प्लस 5 आने की पॉसिबिलिटी 4/25 प्लस 6 आने की पॉसिबिलिटी 2/25, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो सबको मैंने सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 2/25 विच इज इक्वल्स टू 0.08। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट जूडी विंस विद द nth चॉइस ऑफ कार्ड्स। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। देखिए यार, मान लें अभी तो हमने कहा कि जूडी जो है वो सेकंड सेट जीती, ठीक है। अगर जूडी जो है वो थर्ड सेट जीती होगी तो क्या होगा, पहले शुरू के 2 आपके टाई हुए होंगे और फिर थर्ड की बात की जाएगी, ऐसा ही है। अगर जूडी 4 जीती या 5 जीती तो पहले मैं ये निकालता हूँ जूडी विंस। जूडी विंस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये क्या होगी आपके पास, ये हो जाएगी 4/25 प्लस 4/25 प्लस 2/25, ठीक है। क्योंकि जूडी तभी जीत रही है जब उसका स्कोर है तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। तो पहले हम इसकी एक न्यूमेरिक डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4 + 4 8 + 2 10 10/25। ये जूडी की जीतने की चीज़ है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, अगर वो पहला गेम हार्ड ड्रॉ होता है तो नेक्स्ट पे जाएंगे, दूसरा गेम ड्रॉ होगा थर्ड पे जाएंगे, थर्ड गेम ड्रॉ होगा फोर्थ पे जाएंगे, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर फोर्थ पे जीती, फोर्थ तक ड्रॉ हुआ, फिफ्थ पे जीतेगी तब भी आप इनको ऐड करोगे, फिफ्थ ड्रॉ हुआ, सिक्स जीतेगी तब भी आप इनको ऐड करोगे, मतलब ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपकी ड्रॉ वाली पॉसिबिलिटी, ऐसा ही है ना बेटा।
तो मैं ये कह सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 25 की पावर n-1, ये आ जाएगा आपके पास। ड्रॉ हुआ, उसके बाद जो गेम हुआ उसमें जूडी जीतेगी, उसकी पॉसिबिलिटी आएगी 10 डिवाइडेड बाय 25। सही है। अब 5/25 की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.2 की पावर n-1 और 10/25 हो जाएगा 0.4। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि जूडी जो है वो 7वां गेम जीती है। अगर वो 7वां गेम जीती होगी मतलब शुरू के 6 गेम तो ड्रॉ हुए होंगे, इसीलिए यहाँ पर 7-1 आपका 6 हो जाएगा। Number 2011 paper 6-3, a factory makes a large number of ropes with length either 3 meter or 5 meter। तो आपके पास ऑप्शन या तो 3 मीटर का है या आपके पास ऑप्शन 5 मीटर का है। There are 4 times as many ropes of length 3 meter as there are ropes of length 5 meter। मतलब जो रोप की लेंथ आपकी 3 मीटर है, अगर वो 4 हैं यूँ समझे, तो 5 मीटर वाली लेंथ आपके पास 1 है, ये मतलब हुआ। There are 4 times as many ropes of length of 3 meter as there are ropes of length of 5 meter। तो मैं ये कह सकता हूँ that possibility that I picked a rope of length 3 meter is 4/4 plus 1 is 5, और पॉसिबिलिटी है कि 5 वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास, इट इज़ 1/5। ये 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा 4 + 1 इट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। 1 रोप इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो एक काम हम ये करते हैं, हम बनाते हैं इसका टेबल। ये x आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। आपके पास दो तरह की है, तो 3 वाली लेंथ है या उसकी 5 वाली लेंथ है। 3 की पॉसिबिलिटी आ गई 4/5, इसकी आ गई 1/5। फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू यू नीड टू मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 × 4/5 प्लस 5 × 1/5 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5/5 17/5। ये आ गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर बात की जाए वेरिएंस की, तो उसके लिए निकालेंगे x², इट इज़ 9 and 25। अब आप क्या करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x से। सो 9 4s are 36 डिवाइडेड बाय 5 एंड 25 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। फॉर वेरिएंस हम क्या करते हैं, 36/5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 17/5 का होल स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। एक मिनट, इट्स 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा 61/5 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर, तो दैट इज़ 289 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 61 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 289 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 25, और डेसिमल में आंसर आ रहा है 0.64। ये आपके पास आंसर आ गया वेरिएंस का और एक्सपेक्टेड वैल्यू का। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। फॉर नेक्स्ट पार्ट, 2 ropes are chosen at random, find the possibility that they have different lengths। तो सेकंड पार्ट का मतलब क्या हो गया कि पहली अगर 3 आ गई तो दूसरी 5 आ गई, या अगर पहली 5 लेंथ आ गई दूसरी 3 लेंथ आ गई। बहुत सिंपल सा केस है। 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4/5 × 1/5। ऐसे हमारे पास 2 केसेस हैं, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 25। ये आंसर है। और नेक्स्ट पार्ट 3 ropes are chosen at random, find the possibility that their total length is 11 मीटर। अब 3 लेंथ का टोटल 11 कैसे आ सकता है, पहली लेंथ तो 3, फिर आए 5 और फिर आ जाए 3, ये हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है 3 3 5, ये ऐसे भी हो सकता है 5 3 3। अच्छा, और कभी 11 बनेगा हमारे पास अगर 3 लेंथ है ना, 3 3 6 3 9 3 3 6 5 11 5 3 8, बस सही है, ऐसे ही बनेंगे। तो अगर हमारे पास ये 1 का आंसर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 आने की पॉसिबिलिटी 4/5, 5 आने की पॉसिबिलिटी 1/5 एंड 3 आने की पॉसिबिलिटी 4/5, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से।
So 4 4s are 16, 3s are 48 divided by 125. ये इसका आंसर. It's June 2012, paper 6-2. The random variable x has the probability distribution shown in the table. X आपके पास 2, 4, 6 है, possibility आपको दी है 0.5, 0.4 and 0.1. Two independent values of x are chosen at random. The random variable y takes the value 0 if the two values of x are the same. Otherwise, the value of y is the larger value of x minus the smaller value of x. Draw up the distribution table for y. अच्छा हो क्या रहा है, आप इस x की कोई दो वैल्यूज ले रहे हैं. लेट सपोज आपने ले लिया 2 और 4. ठीक है. अब अगर ये दो नंबर डिफरेंट हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इनका डिफरेंस, मतलब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. मतलब इस केस में y हो जाएगा मेरे पास 4. और अगर आपने x की दो वैल्यूज ली और वो दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है तो जो y का आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0. ये हो रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में. तो अब हम y के लिए क्या करेंगे, हम y के लिए एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं ताकि उससे हमें काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. ये आगे पॉसिबिलिटी डायग्राम. x के पॉसिबल आउटकम्स क्या है मेरे पास, या तो x2 हो सकता है या x4 हो सकता है या x6 हो सकता है. ये यहाँ पर किया x2, x4 और x6. अब मैं बात करूंगा y के रिस्पेक्ट से. y ने क्या कहा कि अगर ये दोनों नंबर आपके सेम होंगे तो y का आंसर 0 हो जाएगा, मतलब 2 और 2 आएगा तो आंसर 0, 4 और 4 आएगा तो आंसर 0, 6 और 6 आएगा तो आंसर 0. ठीक है. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो लार्जर वैल्यू होगा मतलब 4 और 2 का जो डिफरेंस होगा ये आ जाएगा मेरे पास 2, 6 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 4, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 4 तो 0 हो जाएगा, 6 और 4 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 6 2 का डिफरेंस 4 आ जाएगा और 6 4 का डिफरेंस 2 आ जाएगा. तो ये जो मेरा टेबल बन रहा है ये मेरे y के पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं. अब जो पहले पार्ट में उसने आपसे कहा है कि आपने y का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो y के हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं. y के हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y. अच्छा ठीक. अब 0 आने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, जब मेरे पास 2 के साथ 2 आएगा तो 0 आ रहा था, जब मेरे पास 4 के साथ 4 आ रहा था तो 0 आ रहा था, और जब मेरे पास 6 के साथ 6 आ रहा था तो 0 आ रहा था. अब 2 आने की पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी है 0.5, तो ये आ रहेगा 0.5 इंटू 0.5 प्लस 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 0.4 इंटू 0.4 प्लस 6 की क्या है 0.1 इंटू 0.1. इन सबको आपने सिंप्लीफाई किया. 0.5 इंटू 0.5 इट 0.25 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इट 0.16 प्लस 0.01. सबको आपने ऐड किया एंड यू विल गेट द वैल्यू इट 0.42. तो आपके पास पहले का आंसर आ जाएगा 0.42. ठीक है. इस तरह आप देखें आपके पास 2 कब कब आ रहे हैं. 2 आपके पास 1 2 3 4. अब पहला वाला 2 आ रहा है वो 2 और 4. तो मेरे पास पहला आउटकम क्या आया, 2 और 4 का आया पहला आउटकम. दूसरा मेरे पास आ रहा है 4 और 2 का. तीसरा मेरे पास आ रहा है 4 और 6 का. और चौथा मेरे पास आ रहा है 6 और 4 का. अब इन सब की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं. पहले का अगर 2 हो तो ये आएगा 0.5, फिर अगर 4 हो तो ये आएगा 0.4. ये पॉसिबिलिटी मैं इस वाले टेबल से निकाल रहा हूँ. ठीक है. प्लस पहला अगर 0.4 होगा तो 0.4, फिर अगर 0.2 आएगा तो 0.5 प्लस 4 6 और 6 4 का भी सेम होगा तो मैं कहूँगा 0.4 इंटू 0.1 और अपने आंसर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है. अब देखिए क्या आंसर आता है इसका हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों का सेम होगा इनका. तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.4 प्लस 0.4 टाइम्स 0.1 टाइम्स 2, तो दैट लीड्स टू 0.08. तो आपने दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 0.48. तो ये आपके पास 2 की पॉसिबिलिटी आ गई, दैट इज 0.48. अब आते हैं लास्ट वाली पर 4 के ऊपर. तो 4 आपके पास कब कब आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है. एक 2 6 पर आ रहा है और एक 6 2 पर आ रहा है. दोनों की पॉसिबिलिटी सेम होगी मेरे पास. केसेस दो बनेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 एंड 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 2. तो अगर पहला 2 हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0.5, दूसरा 6 होगा 0.1 और इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट इज 0.5 इंटू 0.1 इंटू 2 इट्स 0.1. तो ये आ गया मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर y.
जब आपके पास टेबल आ जाएगा, अब आपने निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर सेकंड पार्ट। उसके हमारे स्टेप सेम होते हैं कि हमने क्या निकालना होता है, पहले y डॉट पी ऑफ y निकालना होगा यहाँ पर। सो 0 into 0.42 it will be 0, 2 into 0.48 it gives you the value of 0.96 and 4 into 0.1 at 0.4। सिंप्लीफाई करके आपने ऐड करना है, तो 0.96 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 1.36 और ये आपके पास आपका आंसर आ रहा है। एक मिनट, 0.96 प्लस 0.4 इट्स 1.3, ये आपका आंसर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू का। Alright class, it's June 2013 paper 6-2. Susan has a bag of sweet containing 7 chocolates and 5 toffees. Ahmed has a bag of sweet containing 3 chocolates, 4 toffees and 2 boiled sweets. A sweet is taken at random from Susan's bag and put in the Ahmed bag. A sweet is then taken at random from Ahmed bag. Find the possibility that the 2 sweets taken are a toffee from Susan's bag and a boiled sweet from Ahmed bag. तो आपके पास पहले तो दो लोग हैं भाई, एक हमारे पास है सुजन और एक हमारे पास है अहमद, ठीक है। दोनों के पास एक बैग है, दोनों के पास एक बैग आ गया। अच्छा, सुजन के पास क्या है, 7 चॉकलेट्स एंड 5 टॉफीज, तो इसके पास टॉफीज कितनी है, 5 हैं और चॉकलेट्स कितनी है, 7 है। और अहमद के पास क्या है, 3 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स कितनी है, 3 है, टॉफीज कितनी है, 4 हैं और 2 बॉइल्ड स्वीट्स, ये कितनी है मेरे पास, 2। एक आपने स्वीट आपने पिक करी सुजन से और आपने कहाँ पुट कर दिया, इसको अहमद के बैग में पुट कर दिया और फिर आपने अहमद के बैग से एक स्वीट निकाली। ये मालूम करना है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द 2 स्वीट्स टेकन आर अ टॉफी फ्रॉम सुजन बैग एंड अ बॉइल्ड स्वीट फ्रॉम अहमद बैग। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अगर सुजन के बैग से निकालें तो वो एक आपके पास टॉफी हो और जब आप वो अहमद के बैग से निकालें तो वो एक बॉइल्ड स्वीट हो। तो ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। तो मेरे पास सुजन के पास 2 चीज़ें हैं, एक टॉफ़ी आ गई, एक कैंडी आ गई। टॉफ़ी की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 5/12 और कैंडी की हो जाएगी 7/12। और जब बात की जाएगी अहमद की, तो उसके पास 3 ऑप्शन हैं। अहमद के पास या तो उसमें कैंडी आएगी, सॉरी चॉकलेट आएगी, टॉफ़ी आएगी या फिर ये बॉइल्ड स्वीट आएगी, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होंगे, 1, 2 और 3। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी अभी मैं बताऊं आपको। तो अगर मैं अभी सिंपल केस रखूं तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, 7 + 2 9, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर होगी 3 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन अब कहानी कुछ यूँ हो रही है कि एक स्वीट निकाल के आप पुट कर रहे हो। तो मान लीजिए कि एक टॉफ़ी मैंने निकाल के अहमद के बैग में प्लेस कर दिया। तो अगर मैंने एक टॉफ़ी निकाली तो अब जो सैंपल स्पेस होगा वो 9 तो नहीं हुआ, अब सैंपल स्पेस हो जाएगा मेरे पास 10, क्योंकि एक स्वीट मैंने निकाल के इसके बैग में रख दिया, ठीक है। अब अगर वो स्वीट मेरे पास टॉफ़ी होगी तो यहाँ पे जो टॉफ़ी होंगी वो हमारे पास बढ़ जाएंगी। तो टॉफ़ी अब हमारे पास 4 नहीं होगी, अब टॉफ़ी क्या हो जाएगी मेरे पास, टॉफ़ी हो जाएगी मेरे पास अब 5। और अगर वो चॉकलेट निकाल के मैंने डाल दी, चॉकलेट 3 नहीं होगी, अब चॉकलेट कितनी हो जाएंगी मेरे पास, अब चॉकलेट हो जाएगी मेरे पास 4। तो ये तो आपकी हुई ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के बाद पहले पार्ट को करना बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए। कैसे, उसने कहा कि आपने सुजन के बैग से निकाली है टॉफ़ी, तो टॉफ़ी की पॉसिबिलिटी क्या है, 5/12 मल्टीप्लाई, और अहमद के बैग से आपने निकाला है स्वीट, बॉइल्ड स्वीट, तो बॉइल्ड स्वीट की पॉसिबिलिटी क्या है, 2/10। सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2 5s are 5 and 5 cancel, so the answer is 1/12. that is your first part answer. Next one, given that is a keyword. इसने क्या बताया आपको, it's a conditional probability. Given that the sweet taken from Ahmed bag is a chocolate, तो मैं एक इसका फॉर्मूला बनाऊं, अगर क्या बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी अहमद के बैग से जो आपने निकाली है वो एक चॉकलेट आपने पिक कर ली है। Find the possibility that the sweet taken from Susan bag was also a chocolate. Susan के बैग से भी आपने चॉकलेट निकाली है, तो वर्किंग फार्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट सुजन के बैग से चॉकलेट निकालें और अहमद के बैग से चॉकलेट आए डिवाइडेड बाय अहमद के बैग से चॉकलेट हमारे पास आ जाए, ये हमारा बनेगा वर्किंग फार्मूला। तो अब ये आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के दोनों के पास से चॉकलेट पिक की जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी,
chocolate or chocolate. That is equals to 7 over 12 multiplied by 4 over 10, that is the numerator part, divided by probability के अहमद के पास से चॉकलेट निकले। तो अहमद के पास चॉकलेट अगर आएगा तो 5/12 इंटू 3/10 ये भी हो सकता है, 5/12 इंटू 3/10, या फिर दोनों के पास से चॉकलेट आए, दैट इज 7 over 12 मल्टीप्लाई बाय 4 over 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर क्या आएगा, 7 4s are 28 डिवाइडेड बाय 12 into 10 120, दैट इज न्यूमरेटर पार्ट। 5 3s are 15 plus 7 4s are 28 divided by 120, 120 cancels, so what you will get, 28 divided by 28 plus 15, 28 38 43, 28 over 43, that is your answer. Next part 3, the random variable x is the number of times a chocolate is taken. State the possible values of x and draw up a table to show the distribution of x. Alright, एक random variable x है जो किसको represent कर रहा है, number of times a chocolate is taken. State the possible values of x. आपने x के लिए probability distribution table को draw करना है यहाँ पर। तो अब पहली बात ये देखें कि आप चॉकलेट्स कितनी पिक कर रहे हैं। देखें आप टोटल 2 दफ़ा चॉकलेट पिक कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। एक दफ़ा चॉकलेट आपने पिक करी सूजन के बैग से, लिखा है आ स्वीट इज टेकन आउट फ्रॉम सूजन बैग, और दूसरी दफ़ा आपने चॉकलेट पिक कर रहे हैं कहाँ से, अहमद के बैग से, ठीक है। 2 दफ़ा हम चॉकलेट पिक कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरे जो केसेस बनेंगे वो ऐसे कुछ बन रहे होंगे, x एंड probability of x is equals to x। या तो मेरे पास दोनों में एक दफ़ा भी चॉकलेट ना हो, या मेरे पास एक दफ़ा चॉकलेट आए, या मैं दोनों पिक करूं और दोनों चॉकलेट आ जाएं। अब जो मैंने दोनों पिक करनी है और दोनों चॉकलेट आ रही हैं, उसका आंसर बड़ा सिंपल था, तुमने निकाला था, ये आएगा मेरे पास। चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ बोथ आर चॉकलेट्स, अगर दोनों चॉकलेट्स आएंगी तो ये आ जाएगा 7/12 टाइम्स 4/10, which is equals to 4 1s are 4 3s are, that leads to 7 over 3 10s are 30। मेरे पास आ जाएगा कि अगर मेरे पास दोनों चॉकलेट्स हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं करूं कि यार एक भी चॉकलेट ना हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले बैग से, अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पर, पहले क्या कर रहा हूं मैं, इफ नो चॉकलेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना। नो चॉकलेट का मतलब क्या हुआ कि पहला स्टार्ट तो मैं करूंगा टॉफी से, वो है मेरे पास 5/12, ठीक है। दूसरे में चॉकलेट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 3, तो यार चॉकलेट ना आने की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 7/10, चॉकलेट ना आने की। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 1s are 5 2s are 12 2s are 24, इट इज 7/24, तो ये आ जाएगा 7/24, ठीक है। अब ये जो रह गया मेरे पास 1, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सम जो होता है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर x इज इक्वल टू 1, मैं सबको ऐड करके 1 से माइनस कर दूंगा, सो दैट विल बी 1 माइनस 7/30 माइनस 7/24, और इसको हम कैलकुलेटर में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी सॉल्व इट, एक मिनट। Yes, 7 divided by 30 plus 7 divided by 24, और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया 1 में से, so that is equals to 19/40। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 19/40। ये आपका आंसर आ गया। और सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप पहले 0 पे निकाल लो और फिर आप 2 पे निकाल लो, तो आपका टाइम इसमें काफ़ी सेव हो जाता है। पार्ट 3 में आपको खाली टेबल बनाने को कहा था, टेबल आपने बना लिया, तो ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। It's November 2013, paper 6-1. The question says, James has a fair coin and a fair tetrahedral die. दो चीज़ें हैं भाई जेम्स के पास, एक कॉइन आ गया और एक उसके पास टेट्राहेड्रल डाई आ गया जिसकी 4 साइडेड होती हैं, ठीक है। With 4 faces numbered 1 2 3 4, he tosses the coin once and the die twice. एक दफ़ा उसने कॉइन को फ्लिप किया और 2 दफ़ा उसने डाई को ट्वाइस किया, मतलब वो रोल किया। द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज फॉलोज, इफ द कॉइन शोज अ हेड देन x इज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 थ्रोज ऑफ द डाई।
If the coin shows a tail, then X is the score on the first row of the die only. ठीक है. Explain why X is equals to 1 can only be obtained by throwing a tail and show that P of X is equals to 1 is equals to 1 over 8. अब हम इसके पहले पार्ट की बात करते हैं जो उसने कहा एक्सप्लेन वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ टेल. देखें आपके पास हो क्या रहा है, अगर वो हेड फेंकेगा, ठीक है ना, अगर उसने हेड फेंका तो जो भी आपके डाई पर सम आएगा वो उसका जो भी आपके डाई पर नंबर आएगा तो उसका सम हो जाएगा. मतलब मान ले आपने पहले डाई को रोल किया 1 आया, फिर डाई को रोल किया 3 आया, तो चूंकि हेड था तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा ये, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास टेल आया और फिर आपके पास 1 और 3 आया तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 ही होगा. क्यों? उसने कहा हुआ है इफ द कॉइन शोज अ टेल देन एक्स इज द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो ऑफ द डाई ओनली. कि अगर टेल आएगा तो सिर्फ वही आंसर होगा जो आपके पास पहले डाई पर होगा. तो इसका आंसर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब जब हेड आएगा बिकॉज द लोवेस्ट score for head is 2. सबसे जो छोटा स्कोर होगा ना हेड पर वो 2 होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता. तो 1 तो आपके पास खाली टेल पर आएगा. ये तो पहली बात हो गई. उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड शो दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 over 8. अब आपको ये बताना है कि अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होगी तो वो आपके पास 1/8 होगी अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 होती है तो बेटा यहाँ पर x = 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टेल आ रहा होगा, ठीक है, और टेल के साथ सिर्फ 1 आ रहा होगा, तभी तो x 1 हो रहा है. अगर 2 आता फिर तो x = 2 हो चुका होता. तो यार मुझे अब ये बताएं कि हेड और टेल में टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है. टेल आने की पॉसिबिलिटी है 1/2 मल्टीप्लाई, और 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है उस डाई के ऊपर, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/4. तो ये आपका आंसर आ गया 1/8 जो आपको शो करना था फॉर योर फर्स्ट पार्ट. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है. अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर. शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इज 3 over 16. प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3 over 16. अब आपके पास 3 कब आएगा. देखें अगर मैं बात करूं टेल की तो टेल पर तो एक ही दफा आएगा. कब आएगा? अगर हम बात करें टेल की, टेल पे तब आएगा जब आपके पास कॉइन पर टेल आ जाए और डाइस पर आपके पास 3 आ जाए, तब आएगा. उसके अलावा तो नहीं आएगा, क्योंकि डाइस की रोल कंडीशन क्या है कि जब आपने डाई को रोल किया और आपके पास कॉइन को आपने फ्लिप किया और जब आपके पास टेल आया उसके बाद डाई पे जो नंबर पहला होगा वही आपका स्कोर हो जाएगा. तो ये तो आपके पास वही आ जाएगा 1/3 1/2 टाइम्स 1/4 इट इज इक्वल्स टू 1/8. ये तो यही आ जाएगा. लेकिन अब चूंकि 3 है तो 3 तो आपको सम पे भी मिल सकता है. अब आते हैं हम लोग हेड के ऊपर कि यार अगर आपके पास हेड आ जाए. अब हेड आने के बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हेड आने के बाद जो आपके पास 2 स्कोर्स होंगे ना उसको ऐड अप कर दिया जाएगा. तो हेड के साथ आपके पास 1 आ जाए और 2 आ जाए तो 1 और 2 का सम तो 3 हो जाएगा. ये पॉसिबल केस हो गया मेरे पास. प्लस और क्या हो सकता है, हेड के साथ 2 आ जाए और 1 आ जाए तब भी मेरे पास ये 3 हो जाएगा. तो अगर हेड की पॉसिबिलिटी निकालूं तो हेड कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा. 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/4 और फिर 2 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/4. ये पहला केस हो गया. प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/4 अगेन वही होगा 1/4 इंटू 1/4. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/16. सबको ऐड किया तो आंसर आएगा 1/16. तो इसका 1/16 उसका 1/8 सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1/16 प्लस 1/8 एलसीएम ले लिया आपने. एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16. तो ये आ जाएगा 1 + 8 2 16 लीड्स टू 3 over 16. ये आपको शो करना था. ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का, ठीक है. अब आते हैं पार्ट 3 के ऊपर जहां पर आपको टेबल कंप्लीट करना है. कॉपी एंड कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x. तो 1 का आ गया, 3 का आ गया, 5 का, 7 का, 8 का उसने दे दिया. अब मुझे चाहिए 2 का. अच्छा भाई देखें 2 कब आएगा मेरे पास, चलिए देखते हैं. अगर मैं बात करूं टेल की तो टेल के साथ तो 2 तब आएगा, पहला नंबर 2 हो जाएगा और तो की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो 2 आने का तो केस हो जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू 1/2
1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी और 2 की पॉसिबिलिटी क्या है 1/4, तो ये तो आ जाएगा 1/8, ये तो आ गया 2। अच्छा ये हेड के साथ 2 कब आएगा, जरा ये देखते हैं। अगर मेरे पास हेड आए और फिर 1 आ जाए और फिर 1 आ जाए तब होगा, उसके अलावा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, पहला 1 आएगा उसकी पॉसिबिलिटी 1/4, दूसरा 1 आएगा उसकी पॉसिबिलिटी 1/4, तो ये आ रहेगा 1/4, 4 आर 16, 2 आर 32, सही है। और अब मैं इन दोनों को अगर ऐड अप कर लूँ तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/32, एलसीएम आ जाएगा 32, 8 4 आर 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/32। 4 पर आते हैं। अब 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, मैं लिख दूं यहाँ पर 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखें टेल की तो वही रहेगी, पहला टेल आया फिर 4 आया, तो ये तो आंसर हमें पता है, ये तो आ जाएगा 1/8। अच्छा 4 स्कोर पे कब कब आ सकता है ये देखते हैं। हेड आए और हेड के साथ आ जाए 1 और 3। अच्छा 1 3 को या 3 1 हो तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 3 और 3 1 के लिए, प्लस हेड आ जाए और 2 के साथ 2 आ जाए तो आ जाएगा। अच्छा और तो कभी मेरे पास नहीं आएगा ना 4, बस ये 2 केसेस बनेंगे इसका मतलब है। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। हेड की पॉसिबिलिटी 1/2, 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/4, 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/4 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/4, 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 2 और 2 तो हो गया कैंसिल। अब आप इसको सिंपल ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16 प्लस 1/4, 4 16, 2 32, इसका आपने एलसीएम लिया, ये आ जाएगा आपके पास 32, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 32, ये आपके पास आ गया 4 का 3 डिवाइडेड बाय 32। राइट, अच्छा इसमें मैंने वो तो ऐड करना ही भूल गया, टेल वाली भी तो ऐड करनी है। तो आपका इसका आंसर जो आएगा उसमें टेल वाली का आंसर क्या था 1/8 था टेल का आंसर, और हेड वाली का आंसर आया 3/32। तो अब आपने इसका एलसीएम लिया, वो आ जाएगा आपके पास 32, 8 1 आर 8 4 आर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7/32। तो ये आंसर आ गया 7/32, ठीक है। अच्छा अब आ गया 6, तो 6 निकालने के लिए या तो मैं 6 के केसेस बनाऊं जिस तरह मैं अभी बना रहा हूँ, या फिर मैं सबको ऐड करके 1 से माइनस कर दूं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करता हूँ, और अब हम बात कर रहे हैं 6 की। तो 6 मेरे पास टेल, अच्छा 6 मेरे पास टेल के साथ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा नंबर 6 आए नहीं, तो 6 आएगा मेरे पास सिर्फ हेड के साथ। तो हेड के साथ क्या हो सकता है भाई, हेड आए और आपके पास कौन आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए। अब 2 के साथ 4 आएगा या 4 के साथ 2 आएगा, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 केसेस बन जाएंगे। और तो 6 कभी भी नहीं आ सकता सम करके, तो बस ये एक ही केस बनेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हेड आने का हो रहेगा 1/2 इंटू 2 आने का 1/4, 4 आने का 1/4, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 1/4 प्लस 4 इज 16। इसके अलावा 6 एक और दफ़ा भी आ सकता है, कब, प्लस प्रोबेबिलिटी आपके पास हेड हो लेकिन अब दोनों पर 3 और 3 आ जाए, ये केस में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/4 इंटू 1/4, तो ये हम ऐड कर लेंगे इसमें 1/4, 4 16 2 32, एलसीएम लिया, सिंपल आपके पास आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/32। तो ये आपका आंसर आ गया 6 का 3/32। तो ये आपका पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इवेंट क्यू, अब मैं पार्ट 4 की तरफ आ गया हूँ। इवेंट क्यू इज जेम्स थ्रो आर टेल, इवेंट आर द वैल्यू ऑफ x is 7, ऑलराइट। तो क्यू इवेंट को उसने क्या नाम दिया कि भाई जेम्स ने एक थ्रो किया और वो आ गया आपके पास टेल, ये आपका इवेंट क्यू आ गया। और इवेंट आर को उसने क्या किया कि जो x की वैल्यू है वो है आपके पास 7। आपको ये शो करना है कि Q एंड R आर एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास Q इंटरसेक्शन R को नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एग्जिस्ट, सही है ना, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अगर जेम्स का टेल आएगा, मान लीजिए जेम्स का टेल आ गया, तो क्या जेम्स के पास वैल्यू 7 आ सकती है, ये सोचें ज़रा। हमने क्या कंडीशन रखी है, क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि अगर टेल आ जाएगा तो जो पहला नंबर होगा वही नंबर आ जाएगा। तो क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है, 7 नंबर आए कहीं पर? है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब जेम्स के पास टेल आएगा तो उसके पास 7 नहीं आ सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर, मतलब ये दोनों इवेंट एक साथ अगर करेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली exclusive as probability of Q intersection R is equals to 0, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर है। 13 paper 6-2, Rory has 10 cards, 4 of the cards have a 3 printed on them and 6 of the cards have 4 printed on them। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, कार्ड बना लेता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन मेरी कम से कम हो जाए। 4 ऑफ द कार्ड, 4 कार्ड ऐसे हैं जिस पे प्रिंट क्या हुआ हुआ है, 3 प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, ये आ गया भाई 3 प्रिंट वाला कार्ड। एंड 6 ऑफ द कार्ड्स, जो 6 कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑफ द कार्ड्स हैड 4 प्रिंटेड ऑन इट। तो इन सब पे 4 प्रिंट हुआ हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये है आपके पास, ठीक है। He takes 3 cards at random without replacement and adds up the number on the cards, ठीक है, 3 कार्ड लिया, नंबर को ऐड कर दिया, मेक सेंस। Show that P the sum of the numbers on the 3 card is 11। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि 3 कार्ड पिक कर रहा है, ठीक है, तो 11 कब कब बनेगा? अगर मैं 3 को 3 दफ़ा पिक कर लूँगा तो 9 बनेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहली बात है, ये हो सकता है 3 आए, 4 आए और 4 आए, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। अब इसको ये ऐसे भी तो कर सकता है कि पहला 4 हो, फिर 3 हो और फिर 4 हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 4 हो, फिर 4 हो और फिर 3 हो। तो इस तरह की और हमारे पास कितने ऑप्शंस आ सकते हैं? ख्याल ये कि हमारे पास इतने केसेस बनेंगे, ठीक है ना। अब हम एक को निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 केसेस बन रहे हैं हमारे पास। तो बेटा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पहला अगर 3 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3 आने हमारे पास कितने, 4, वो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 10। दूसरा अगर 4 आएगा दैट विल बी 4 कितने, 6 ओवर 9। और तीसरा भी अगर 4 आएगा दैट विल बी 5 ओवर 8। और ऐसे हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 1s are 4 and 4 2s are 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या है आपके पास, 1/2, जो कि आपको शो करना था। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है जी, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आ जाएं सेकंड पार्ट पे। ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड्स, ठीक है। तो अब पार्ट 2 के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उस टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास x एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अब आप उस टेबल पर क्या क्या, मतलब उस पे नंबर क्या क्या आ सकते हैं। आप 3 कार्ड पिक कर रहे हैं तो 3 दफ़ा 3 आ जाएगा, तो 3 6 9, 9 हो सकता है मेरे पास, 9 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 3 3 6 और 4 10 आ सकता है मेरे पास। और क्या आ सकता है, अगर 4 4 8 3 11 आ सकता है मेरे पास, ठीक है। और अगर मेरे पास चारों 4 आ जाए तो मेरे पास 12 आ सकता है। अच्छा, और कोई चीज़ तो नहीं आ सकती, 4 + 4 + 3 4 3 3 3 3 6 4 10, सही है। और मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब 9 कब कब आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ज़रा हम देख रहे हैं, पार्ट 2 की वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ। देखिए 9 आएगा, अब मेरे पास 3 होंगे तो मैं कहूँगा भाई पहला 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4/10। दूसरा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3/9। और तीसरा 3 आने की पॉसिबिलिटी है 2/8। यही है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 4 और 8 गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, so that is equals to 1 डिवाइडेड बाय 30। तो 9 आने की पॉसिबिलिटी तो हो गई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 30। हम आते हैं 10 के ऊपर। क्या 10 कब कब आ सकता है, चलेंगे अब देखें 10 कब कब आएगा। हमने 11 की तो निकाल ली ना, 11 हमारे पास 1/2 आ रहा है, तो 10 को नहीं देखता फिर मैं। 10 पे केसेस ज़्यादा बनेंगे, 12 को देखूंगा, क्योंकि 12 पे खाली एक केस बन रहा है। 12 पे केस क्या बन रहा है, अगर सब जगह 4 आ जाए तो पहला 4 आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 मेरे पास 6, दैट विल बी 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8, ऐसे ही होगा ना।
सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा बेटा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/6। तो 12 आने का चांस आ जाएगा 1/6। 10 की चूंकि केसेस ज़्यादा थे तो मैंने इसको ये प्रेफर किया कि मैं 1 में से सबको माइनस कर दूँ। तो 1 - 1/30 - 1/2 एंड -1/6। अब इजीली इसको हम निकाल सकते हैं, हमारे केसेस बचाने का टाइम जो होगा वो हमारा सेव हो जाएगा। सो 1 / 30 प्लस 1/2 प्लस 1 / 6। सबको आपने एडअप कर लिया और 1 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 3/10। तो ये जो आपका आंसर आया 3/10, दैट इज द पॉसिबिलिटी फॉर नंबर 10, 3/10। यहाँ पर आपका ये टेबल हो गया कंप्लीट। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम। इवेंट आर द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड इज 11। तो इवेंट आर, मेरे पास एक इवेंट आ रहा है। अच्छा, हम पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इवेंट आर, एक इवेंट आ रहा है और वो इवेंट आर क्या है कि जो सम होगा 3 कार्ड पर वो 11 होगा, ठीक है। ये इवेंट आर आ गया। इवन एस इज द नंबर ऑन द फर्स्ट कार्ड इज 3। अच्छा, एस क्या है? एस इज नंबर ऑन फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड पर आपके पास 11 हो, सॉरी 3 हो। ये आ गया इवेंट एस। डिटरमाइन वेदर इवेंट आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट का कहा है तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अच्छा भाई, अब पहली बात, पॉसिबिलिटी ऑफ आर हम निकाल चुके हैं, मतलब सम हमारे पास जो 11 था वो हम निकाल चुके हैं 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब फर्स्ट कार्ड पे आपके पास 3 हो। तो फर्स्ट कार्ड पे अगर मेरे पास 3 है तो बाकी 2 कार्ड पे कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि बाकी 2 कार्ड पे भी 3 हो, ये केस बन सकता है। या फिर पहले कार्ड पे 3 है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ये बन सकता है। या फिर पहले कार्ड पे 3, फिर 4, फिर 3, ये भी हो सकता है। और कोई केस तो नहीं बनेगा क्योंकि पहले कार्ड पे तो, अच्छा हाँ, एक और बनेगा ना, +3 हो, 4 हो और 4 हो, और कोई केस नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अगर पहले पे आपके पास 3 होगा तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? इट विल बी 4/10 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे पे 3 होगा 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। ये आपका हो गया पहला केस, ये वाला, ठीक है। दूसरे केस पर आते हैं प्लस। अगर पहले पे आएगा 3 तो 4/10, दूसरे पर आएगा 3, 3/9, लेकिन तीसरे पर आ जाएगा 4, दैट विल बी 6/8। ये आ गया दूसरा केस, ठीक है। तीसरे केस पर आते हैं प्लस। पहले पे 3 हो 4/10, दूसरे पे 4 हो 6/9, तीसरे पर भी 3 आ जाए तो ये आएगा 3/8। ये आ जाएगा आपका थर्ड केस। चौथे पर आइए अब प्लस। पहले पे 3 हो 4/10, दूसरे पे 4 आ जाए 6/9, तीसरे पे फिर 4 आ जाए तो 5/8। ये सब हमारे पास जो है केसेस आ जाएंगे। इनको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अभी हमारे पास सेम है, तो इस चीज़ को हम कैश करेंगे। सबके डिनोमिनेटर हम एज इट लिख देंगे 10 × 9 × 8, एलसीएम सब बच जाएंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दें 4 3s are 12, 2s are 24 प्लस 4 3s are 12, 6s are 72 प्लस 4 3s are 12, 6s are 72 प्लस 4 5s are 26 are 120, और इन सबको ऐड करके लिख दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 120, दैट इज 288 divided by 10 9s are 80, sorry 90 times 8, it's 720. So 288 divided by 720, it is equals to 2/5. तो ये आपका कौन सा इवेंट आया भाई? ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस था, इट्स 2/5। अब आते हैं आर और एस पर। क्या मतलब हुआ कि सम 11 भी हो और स्टार्टिंग नंबर उसका 3 भी हो। तो आपके पास सम 11 हो और स्टार्टिंग नंबर उसका 3 हो, इसको हमने कहीं निकाला। इसका हमारे पास केस क्या बनेगा? अब अगर मैं वर्किंग करूं आर इंटरसेक्शन एस, अब ये क्या बता रहा है आपको? आर इंटरसेक्शन एस ही कह रहा है कि सम तो 11 होगा लेकिन पहला नंबर सिर्फ 3 होना चाहिए। तो उसका खाली एक केस बनेगा कि 3 हो और 4 नहीं, 3 के साथ 4 होना चाहिए ना, 3 हो 4 हो और 4 हो। सिर्फ हमारे पास ये एक केस बनेगा इसका, जब हमारा सम 11 आएगा और पहला नंबर मेरे पास 3 होगा।
तो बेटा 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास, इट इज 3 आने की पॉसिबिलिटी है 4/10, ठीक है ना। 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 6/9, एक और 4 आएगा तो ये हो जाएगा 5/8। ये बन गया केसेस आपके। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो इस पूरे का जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 1/6। तो आपके पास ये आ गया 1/6। अब आपने देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कैंसिल करूं मैं तो ये आएगा 1/6 इक्वल्स टू 1/5। दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ऊपर आपने प्रूफ कर दिया कि आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रही है, तो ये आपका आंसर है। वो आ गया था। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया कौन से पार्ट का, इट्स पार्ट 3। अब आ जाए भाई पार्ट 4 पर। पार्ट 4 क्या कह रहा है, सिफाई और आंसर। तो आप अगर एक्सक्लूसिव होगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस ये बराबर होनी चाहिए 0 के, लेकिन आपके पास तो ये ऊपर आ रही है 1/6 जो कि बराबर नहीं है 0 के। दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों इवेंट साथ में अकर कर रहे हैं, तभी तो आंसर 1/6 आ रहा था हमारे पास। तो बेटा ये इसका आंसर होगा। It's November 2013, paper 6-3. Dio chooses 2 digits at random without replacement from the 9-digit number 11333555. Find the possibility that the 2-digit number chosen are equal. All right. तो पहले पार्ट में उसने कहा भाई 2 डिजिट नंबर है और दोनों बराबर हैं, मतलब 1 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, या 5 के साथ 5 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पास 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास, कितने नंबर हैं, अच्छा 1 भी कौन सा आ रहा है भाई, 2 1 है, कोई भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा 2 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं मुझे, 9 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, प्लस 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 कितने 4, मैंने कहा भाई 4 3 है, कोई भी 2 आ जाओ, डिवाइडेड बाय 9C2 प्लस 5 कितने 3, तो 3 में से कोई भी 2 5 आ जाएं, डिवाइडेड बाय 9C2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉम्बिनेशन 2 1 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 6 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 is 3 डिवाइडेड बाय 9 कॉम्बिनेशन 2 that is equals to 36. So it is equals to 6 plus 1 7 plus 3 10, 10 over 36 which is equals to 5 over 18. ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर। ऑलराइट, फॉर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 डिजिट इज अ 5 एंड 1 डिजिट इज नॉट अ 5। तो यहां पर हम पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 5 के आने की पॉसिबिलिटी कह देंगे, 5 आपके पास कितना है 3 है, 3 आउट ऑफ कितने नंबर है 9। 5 के आने की पॉसिबिलिटी है 3/9, तो 5 के ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 6/9। ऑलराइट, यही बात है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर जो 2 डिजिट वो नंबर चूज कर रहा है, तो यहाँ पर है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो अब हम यूं करेंगे, पहला 5 हो और दूसरा 5 ना हो, ये पहला केस है, या फिर पहला 5 ना हो और दूसरा 5 हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है, सैंपल स्पेस आपका चेंज हो रहा होगा। तो मैंने कभी पहला नंबर पिक किया 5 आ गया, तो वो तो आ गया 3/9, ठीक है। लेकिन अब दूसरा नंबर जो कि 5 ना हो, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाएगा 8, और जो नंबर 5 नहीं होंगे वो होगा 6/8। ये बन गया पहला केस। प्लस अगर हमने पहला नंबर उठाया है वो 5 नहीं है, तो ये आएगा 6/9, लेकिन दूसरा अगर 5 होगा तो वो आएगा 3/8। ये आपके दो केसेस में सिंप्लीफाई कर लें, 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 72 that is equals to 36 divided by 72 which is equals to 1 divided by 2। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ऑलराइट, 2 पार्ट डन। नेक्स्ट वन, पार्ट 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डिजिट Dio choose was a 5 given that, अब ये given that ने क्या बता दिया आपको, that it belongs to कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, given that the second digit he choose is not a 5, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी that Dio choose 5 given that the second digit is not a 5।
तो आपने क्या कहा कि पहला 5 हो और दूसरा 5 ना हो, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी के 5 ना हो। चलें अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है भाई, पहला 5 हो दूसरा 5 ना हो, तो उसका केस क्या बनेगा? इसका केस हमारे पास सिर्फ ये वाला होगा कि पहला 5 है और दूसरा 5 नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 3 6 जार 18 डिवाइडेड बाय 8 9 जार 72। ये आ गया मेरा न्यूमरेटर पार्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी की वो 5 ना हो। तो 5 के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 6/9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 9 1s are 9, 9 8s are 72, 6 1s are 6, 6 3s are 18. So the answer is 3 divided by 8. हुआ पार्ट 3 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 पर। The random variable x is the number of 5 that die choose. Draw up a table to show the probability distribution of x. तो भाई 5 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब 5 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। x आ गया सिंपल पहले पे, दूसरे पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अब उसने कहा भाई 5 आने के चांस क्या है? मेरे पास एक भी 5 ना हो, कितने 2 डिजिट उठा रहा है, मेरे पास एक 5 हो और मेरे पास दोनों 5 हो। ठीक है, ये केसेस बनेंगे। चलेंगे, अगर मेरे पास एक भी 5 ना हो, नो 5, तो पहला नंबर क्या आएगा मेरे पास? पहला नंबर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 9 और दूसरा नंबर आएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 8। ये तब होगा जब एक भी नंबर 5 ना हो। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 4s are 8, it is equals to 5/12। तो ये आपके पास तब हो जाएगा जब आपके पास एक भी नंबर 5 ना हो। अच्छा, अगर आपके पास दोनों नंबर 5 हो, ये दोनों नंबर 5 हो, तो पहले 5 की पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास? पहले 5 की हो जाएगी मेरे पास कितनी है? 3 है ना, तो दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8। ये होगा मेरे पास अगर मेरे पास दोनों नंबर 5 हो जाएं। तो सिंप्लीफाई करने, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब आपके पास जो लास्ट वाला नंबर है वो आ जाएगा 6 1 का आ रहेगा, कितना आ रहेगा? अब आप 1 में से माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1/12 माइनस 5/12। सो 12 माइनस 5 माइनस 1 6 6/12 6/12। ये आ जाएगा आपका 1 का आंसर।